हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हिंदी के 25 क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम आपको बता दें कि सभी एग्ज़ाम्स की डेट अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। जैसे अभी कल ही हमने जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार, जो पुलिस के अंतर्गत ही आते हैं, इन तीनों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिसके बारे में हमने वीडियो पहले बनाया है। अभी आज के पेपर में दिया गया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के फिराक में है, तो जल्द ही उसकी भी डेट आ सकती है। इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। तो एकदम निश्चिंत होकर के आप तैयारी करें। पहला क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो योगदान में कौन सा समास है? अगर हम इसको देखें योगदान को, तो योग प्लस दान, या फिर कहें योग का दान, तो दोनों संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध कारक का चिन्ह लग सकता है योगदान में, अतः यह संबंध तत्पुरुष या फिर तत्पुरुष कहा जा सकता है। अब तत्पुरुष का जो परिभाषा होती है वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसका उत्तर या फिर अंतिम पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजकुमार, इस वाक्य में राजकुमार में राजा का कुमार, इस विग्रह पद में राजा पहला पद है और कुमार उत्तर पद है। तो ऐसे ही जिसमें उत्तर पद या फिर अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस छवास, उत प्लस श्वास, उत प्लस छवास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? जिसका आंसर ऑप्शन सी उत प्लस श्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत प्लस श्वास है और इसमें जो संधि है वो व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि की जो परिभाषा होती है, व्यंजन वर्ड के साथ स्वर वर्ड या फिर व्यंजन वर्ड के साथ स्वर वर्ड के साथ व्यंजन वर्ड के मेल के विकार उत्पन्न होते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ड के साथ स्वर वर्ड या फिर स्वर वर्ड के साथ व्यंजन वर्ड अगर मिलते हैं तो व्यंजन संधि कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहा जाता है? परमार्थी, स्वार्थी, आज्ञाकारी, मतलबी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो तो इसका आंसर ऑप्शन बी स्वार्थी। जो हर समय अपना कार्य सिद्ध करना चाहे, चाहे मतलब साधे, उसे स्वार्थी कहा जाता है। जो केवल अपने आप से मतलब रखता हो वो मतलबी कहलाता है। दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी होता है और जो आज्ञा लोगों की माने वो आज्ञाकारी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है बहिर, जो कि र, आधा र है, नीचे हलंत लगा है। एक ऑप्शन बी है बहिर, जो पूरा र है। ऑप्शन सी है बहिस, ऑप्शन डी है बही। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बहिर। बहिर जो कि जिसमें आधा र लगा हुआ है, ये बहिर्मुखी शब्द में बहिर ही उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ बदल दे। और इसी के साथ प्रत्यय होता है, प्रत्यय अंत में जुड़ करके अर्थ में विशेषता ला दे या फिर उसका अर्थ बदल दे, वो प्रत्यय कहलाता है। और जो पहले लगे या फिर शुरू में लगे या फिर शब्द के आरंभ में जुड़ करके अर्थ बदल देता है वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे प्रचार में प्र होता है, अनुशासन में अनु होता है, ये सब उपसर्ग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है?
ऑप्शन है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ऑप्शन बी है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ऑप्शन सी है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। ऑप्शन डी है यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य अगर हम परिभाषा देखें तो जो वाक्य में दो सरल या मिश्र वाक्य कहा जाए किसी अव्यय से संयुक्त हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसमें योजक के रूप में और या परंतु वरन इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्त किसकी है? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्त किसकी है? ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी की है। यह जो उक्ति ली गई है यह रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है और इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे तुलसीदास हुआ, चिंतामणि हुआ, त्रिवेणी हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। यही महावीर प्रसाद जी के भी एक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है साहित्यालाप, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने क्वेश्चन के साथ शामिल किया है। ये जो 25 क्वेश्चंस करा रहे हैं ये जूनियर असिस्टेंट 2015 में पेपर हुआ है, उसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आ भी सकते हैं यूपी SSS या फिर पुलिस के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग का काल 1900 से लेकर के 1920 तक के समय को माना जाता है और इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस युग के जो प्रमुख कवि है अधिकतर एग्जामों में पूछा है, इसलिए आप लोग कहीं नोट भी कर लें। इस युग के प्रमुख कवि श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, ये जो कि द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं और इसी युग की जो है मर्यादा नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम क्या है? ऑप्शन है कृतज्ञ, अभ्यस्त, संपादित, कर्तव्य। कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कृतज्ञ। कृतज्ञ जो कि कृतज्ञ का विलोम शब्द है। इसका और भी हैं, जैसे इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है कृतज्ञ का किए गए उपकार को मानने वाला, ये होता है कृतज्ञ का शाब्दिक अर्थ। और कृतज्ञ का होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। और अभ्यस्त का विपरीत होता है अनभ्यस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण, अनुदार। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विकीर्ण। विकीर्ण जो कि संकीर्ण का विलोम शब्द है और उदार का विपरीत शब्द अनुदार होता है। ये दोनों आपस में विपरीत हैं, उदार का अनुदार और संकीर्ण का विकीर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मृगधर की पर्यायवाची है सिंह, चंद्रमा, शिव, मयूर। मृगधर की पर्यायवाची है, इसका आंसर ऑप्शन सी शिव। शिव जो कि मृगधर की पर्यायवाची है। शिव की अन्य पर्यायवाची भी हैं जैसे शशिधर हुआ, हिरण्य हुआ, शंभु हुआ, पशुपत, गिरीश, चंद्रशेखर।
और यही सिंह की अगर हम पर्यायवाची देखें तो सिंह की पर्यायवाची हरि हुआ, केसरी, व्याघ्र, शेर, महावीर, मृगेंद्र। और चंद्रमा की पर्यायवाची देखें तो मृगांक, सुधाकर, निशाकर, विधु, हिमांक। मयूर की पर्यायवाची पक्षीराज, मयूर, मेहप्रिय, महनर्तक। तो इनसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। तो मृगधर की पर्यायवाची शिव है और इन तीनों की भी हमने पर्यायवाची आपको बताई है। डेली आप सिर्फ एक एक वीडियो हमारा देखिए और उनसे रिलेटेड जितने भी हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताते हैं उनको आप नोट करते जाइए और उनको तैयार करते जाइए। अगर एक दिन में आप 25 क्वेश्चन भी तैयार कर ले रहे हैं हिंदी में तो महीने में 750 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड हम अधिक से अधिक जानकारी देंगे तो जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस तैयार होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पराग की पर्यायवाची है। ऑप्शन है भारती, फूल, सुगंध, सुकुमार। पराग की पर्यायवाची है तो इसका आंसर ऑप्शन सी सुगंध। सुगंध जो कि पराग की पर्यायवाची है और इसकी अन्य पर्यायवाची भी हैं जैसे महक हुआ, खुशबू हुआ, परिमल। फूल की पर्यायवाची पुष्प, मंजरी, प्रसून, सुमल, सुमन, कुसुम। ये फूल की पर्यायवाची हुई, पुष्प, मंजरी, प्रसून, सुमन, कुसुम। भारती की पर्यायवाची बागेश्वरी, बागीश, सरस्वती, शारदा। तो ये हुए पराग की पर्यायवाची सुगंध और अन्य की भी हमने पर्यायवाची बताई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गयंद का अर्थ व्यंजक विकल्प चुने। गयंद का अर्थ व्यंजक विकल्प चुने। जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अर्थ व्यंजक। इसका ऑप्शन है बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा, बड़ा हाथी। गयंद मीन्स क्या होता है तो इसका आंसर ऑप्शन डी बड़ा हाथी। बड़ा हाथी जो कि गयंद का अर्थ व्यंजक या फिर शाब्दिक अर्थ कह सके तो कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ बड़ा हाथी है। और हाथी की जो पर्यायवाची होती है कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग। ये हाथी की पर्यायवाची हुई। यहीं पे घोड़ा दिया गया तो घोड़ा की भी पर्यायवाची अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए नोट कर लीजिए। घोड़ा की पर्यायवाची होती अश्व, है, तुरंग, घोटक, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको साथ में लेकर के चलिए। अगला क्वेश्चन है मूढ़ चेता का अर्थ व्यंजक विकल्प चुने। अर्थ व्यंजक अभी बताया आपको जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो मूढ़ चेता का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी, मूर्ख, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो जो मूढ़ चेता का अर्थ व्यंजक विकल्प है वो ऑप्शन सी है मूर्ख। मूढ़ चेता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मूर्ख होता है। डपोर शंख एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ भी मूर्ख ही होता है। डपोर शंख जो मुहावरा होता है उसका अर्थ भी मूर्ख होता है और मूढ़ चेता का अर्थ व्यंजक या फिर शाब्दिक अर्थ भी मूर्ख होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रायोगिक का अर्थ व्यंजक विकल्प चुने। जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो प्रायोगिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो वह क्या होता है? प्रायोगिक कहलाता है। तो प्रायोगिक का जो शाब्दिक अर्थ हुआ जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, अनुप्रास, संभावना, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। जो दी गई पंक्ति है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इसमें उपमा अलंकार है। और जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं जैसे उपमेय हुआ, उपमान हुआ, साधारण धर्म हुआ। तो ऐसे उपमा के 4 अंग हैं
और वाचक जो होता है जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि उपमा अलंकार, जैसे सा, सी, से, सम, सरस, समान, यदि ये सब पद में आते हैं, ये सब अगर पंक्ति में आते हैं तो उसमें क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे सी यहाँ पे आई है, फिर की सी आई चल गई, तो इसमें उपमा अलंकार हुआ। किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दोहराती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अगर कई बार दोहराई जाती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाले। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाले। तो ऑप्शन आपके हैं विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, उदाहरण। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए विरोधाभास। विरोधाभास जो कि इसमें अलंकार है, क्योंकि जो पापी मनुज सोते हैं वो कभी राम नाम नहीं लेते, तो वह भी राम नाम निकाले, इसका मतलब विरोध उत्पन्न हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है निर्वेद, रति, श्रृंगार, ग्लानि। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है निर्वेद, रति, श्रृंगार, ग्लानि। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। और श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है या फिर प्रेम होता है। हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा या फिर घेड़ा होता है, अद्भुत रस का विस्मय या फिर आश्चर्य होता है। संचारी भावों की संख्या जो कि 33 मानी गई है। और रस जो कि मुख्य रूप से 9 होते हैं। ठीक है, तो हमने सभी रसों के बारे में और उनके जो स्थायी भाव हैं इनके बारे में आपको बताया। इनको आप कहीं नोट कर लें और इनको याद कर लें, अधिकतर 1 नंबर में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वाक्यों में से 3 त्रुटिपूर्ण हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य छांट कर उन्हें चिन्हित करें। गीतों की पुस्तक 1 ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। इसमें से कौन सा एक सही है, अन्य गलत हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। जो कई गीत जिसमें हो उसकी एक पुस्तक ला दीजिए। और में जैसे देखिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत का कौन सा होता है? एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की कोई पुस्तक ही नहीं होती है। और गीतों की पुस्तक 1 ला दीजिए, अगर एक पहले होता तो फिर किसी भी संज्ञा को अगर हम लिखने से पहले उसके पहले ही हम संख्यावाचक का प्रयोग करते हैं, तो पुस्तक बाद में आएगा और एक पहले आएगा। तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वही 4 में से 3 त्रुटिपूर्ण हैं। त्रुटि रहित वाक्य छांट कर उन्हें चिन्हित करें। ऑप्शन है मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रह गया। ऑप्शन सी है मैं पूरी रात में जागता रहा। ऑप्शन डी मैं सारी रात जागता रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट कर दें या फिर हम बता रहे हैं। तो इनमें 3 गलत हैं और एक सही है, जिसका आंसर ऑप्शन डी मैं सारी रात जागता रहा, यही इसमें ऑप्शन सही है और तीनों गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। इसमें कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन है न्याय, यश, प्रशासन, अहिंसा। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए न्याय पर। गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था वो धर्म और न्याय पर आधारित था, लेकिन जो उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में लड़े वो धर्म और अहिंसा था। लेकिन अर्थशास्त्र की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे धर्म और न्याय के लिए गांधी जी का जो इसी पर आधारित अर्थशास्त्र उनका था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। पहले आपको कुछ भरना है जिसमें ऑप्शन है धर्म सम्मत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष। हमें लगता है बी और डी ऑप्शन सेम प्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन इसका डी है आंसर में। डी कहें या फिर बी कहें, तो बी और डी दोनों इसका आंसर सही है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। ऑप्शन है संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित, स्वाभाविक। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना किस रूप में जागृत करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वाभाविक। स्वाभाविक रूप में जो है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक पे बात करने से पहले हम आपको सबसे पहले जो मुख्य व्यंजक होते हैं वो बता देते हैं। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है स, ल, छ, झ, य। इसमें से कौन सा पार्श्विक है? अब सबसे पहले हम बात कर लें अगर, तो संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें, संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों की जोड़ से बने होते हैं, जैसे वो चार होते हैं, छ, त्र, स्र और ज्ञा। ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके पहले वाली हिंदी के वीडियो में हमने बताया भी था कि चारों व्यंजन किन किन शब्दों को जोड़ करके बनाए गए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अर्ध स्वर जिन्हें माना जाता है, य और व को अर्ध स्वर माना जाता है। लुंठित जो हैं, लुंठित व्यंजन वो र होता है। पार्श्विक व्यंजन ल होता है। उष्म व्यंजन स, 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 ह, तीनों स और ह। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ, ड़ और ढ, ये दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन जो कहलाते हैं वो क, ख, ग, ज, फ, ये आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ, ये व्यंजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं संयुक्त व्यंजन किन दो शब्दों से जोड़ करके बने, जैसे छ आ गया तो छ कौन से शब्दों को जोड़ करके बनाया गया। अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन से होते हैं, अर्धस्वर कौन से होंगे, लुंठित कौन सा होता है। यहाँ पे पार्श्विक पूछा ही गया है, तो ऐसे इन चीज़ों को आप याद कर लें। तो इसका आंसर पार्श्विक, अभी हमने आपको बताया कि पार्श्विक जो व्यंजन होता है वह ल होता है और लुंठित व्यंजन र होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज, आगत। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन में आपके है तद्भव, तत्सम, देशज, आगत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तद्भव। तद्भव शब्द जो कि उन्मेख है। वे शब्द जिनका उद्भव संस्कृत शब्दों से हुआ हो उनको तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं शुद्ध शब्द तत्सम कहलाते हैं। और अगर जिनसे संस्कृत से हुआ हो, जिनका उद्भव हुआ हो, वो तद्भव कहलाते हैं। उन्मेद एक तद्भव शब्द है। और जैसे कहीं कहीं पूछ लेता है, कुछ इम्पॉर्टेंट हैं वर्ड जिनको हम बता देते हैं, जैसे कर्पूर हुआ, कर्पूर जो कि तत्सम है, लेकिन इसका कपूर हम लोग पढ़ते हैं, कपूर लिखते भी हैं, ये तद्भव शब्द होता है। फिर इसके बाद कंगन हुआ, ये तत्सम तद्भव है, और कंकन, कंकन ये हुआ तत्सम। कज्जल हुआ, ये तत्सम है। काजल जो कि तद्भव शब्द है। इसके हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे और तद्भव और तत्सम को अलग से एक वीडियो इस पे जारी करेंगे। जो इम्पोर्टेंट तद्भव और तत्सम है इनसे रिलेटेड एक वीडियो जारी करेंगे, उसमें हम सब चीज़ों को आपको क्लियर कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है?
तो इसका आंसर ऑप्शन ए कर्मधारय। देव जो महान है इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। विशेषण प्लस विशेष क्या बनता है? कर्मधारय समास। जिस समास का कोई पद प्रधान न हो तथा दोनों मिल करके नया अर्थ प्रकट करें वो बहुब्रीहि कहलाता है। कभी कभार कर्मधारय और बहुब्रीहि में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए हमने दोनों को क्लियर कर दिया कि जिनका कोई पद प्रधान न हो वो दोनों मिल करके कोई नया अर्थ प्रकट करें वो बहुब्रीहि कहलाते हैं। और जिनका कर्मधारय का क्या होता है कि प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य अथवा संज्ञा होता है वो कर्मधारय कहलाता है। तो ये रहे 25 क्वेश्चंस की सीरीज। ऐसे ही डेली हम आपको एक 25 क्वेश्चंस की सीरीज देते हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उनसे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप तैयार करते हुए चलिए। सामने 1 से 2 महीने में सारे एग्ज़ाम लगातार लग जाएंगे। सभी अपने कैलेंडर जारी करने के फिराक में है और सभी लोग जारी भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो एकदम तैयारी में लग जाइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।